प्रेसिडेंट ट्रंप के 100 दिनों को आप कैसे देखते हैं? अमेरिका को एक बार फिर से जिसे कहते हैं ना पटरी से उतर चुका था, उस मुल्क को वापस प्रेसिडेंट ट्रंप ने 100 दिनों पे सही रास्ते पे लेके आए। इन 100 दिनों में जो ट्रक ड्राइविंग के ऊपर उनका जो एग्जेक्टिव ऑर्डर आया है उसमें सिख कम्युनिटी खास करके पंजाबी कम्युनिटी के ऊपर इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि दूसरे किसी भी कारोबार में उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ये नया कानून नहीं है, ये 1937 का ये लॉ है। पन्नू का बयान है कि इंडिया के जो सिख फौजी हैं वो भारत के लिए ना लड़ें। जहाँ उसको मौका मिलता है वो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कुछ बेहुदा से बयान दे देता है। बेनज़ीर भुट्टो की जब सरकार आई तो जिन जिन की ट्रेनिंग करी गई थी पाकिस्तान में जो सिख नौजवानों की, उनकी पूरी लिस्ट ला के राजीव गांधी को दे दी गई। और उस टाइम की गवर्नमेंट ने, उस कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस टाइम सिख बच्चों को चुन चुन के पंजाब में मारा। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुखपाल सिंह धनोआ और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जसदीप सिंह जैसी। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक यू। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी तनाव चल रहा है। कई किस्म के क्या सराहियाँ लगाई जा रही हैं कि किसी टाइम भी भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। क्या है सिचुएशन और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिनों में उनका जो रवैया है वो साउथ एशिया के लिए, ख़ास करके भारत के लिए किस तरह का रहा है, और स्पेशली हम इस प्रोग्राम में ये भी अपने एक्सपर्ट से पूछना चाहेंगे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किए हैं ट्रक ड्राइवर भाइयों के लिए कि वो अंग्रेज़ी उनके लिए लाजमी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जसदीप जी, पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के 100 दिनों को आप कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ इन्हें अमेरिका के इतिहास के ये सबसे, मैं समझता हूँ, अच्छे 100 दिन थे, जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद अमेरिका को एक बार फिर से जिसे कहते हैं ना पटरी से उतर चुका था, उस मुल्क को वापस प्रेसिडेंट ट्रंप ने 100 दिनों पे सही रास्ते पे लेके आए हैं। और उन्होंने एक करेक्शन सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं और पूरी दुनिया के लिए एक करेक्शन हुआ इन पहले 100 दिनों में। अब आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी आलोचना भी हो रही है कि लोगों ने कई ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, भाई इनकी इन चीज़ों के लिए हमने नहीं सोचा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा करेंगे अपने 100 दिनों में। पर जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये पहले 100 दिनों में किया है, उन्होंने हर चीज़ अपने कैंपेन में ये कही थी। लोगों ने उन्हें वोट दिए थे इन सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने अपने पहले 100 दिनों में की है। आज बॉर्डर पूरी तरह सिक्योर है अमेरिका का, जितनी इलीगल इमिग्रेशन थी वो तकरीबन बंद हो चुकी है। कल उन्होंने कहा कि 99.8% जो है लोग आना बंद हो चुके हैं। और दूसरा, उन्होंने जो क्राइम की बात करी थी उसमें जितने गैंग्स थे, MS-13 और वो त्रांदे आरूगा जो गैंग्स थे, उनके मेंबर्स को यहाँ से पकड़ के डिपोर्ट किया गया है। और साथ में ही जो अमेरिका की जो एक जो दुखती रग थी टैरिफ्स की, जो अभी हम देख रहे हैं, जहाँ पे कि पिछले 25-30 साल से लोग अमेरिका का फ़ायदा उठा रहे थे। एक इम्बैलेंस ट्रेड डेफिसिट था, अमेरिका से जो माल जाता था उसके ऊपर हाई टैरिफ्स होते थे और जो अमेरिका में सामान आता था उसके अंदर अमेरिका कोई टैरिफ नहीं चार्ज करता था। तो ये दुनिया का एक जो ट्रेड मॉडल चल रहा था, इससे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल बदला। तो मैं समझता हूँ कि 100 दिन जो थे उनकी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बड़े शक्तिशाली और अमेरिका के लिए बहुत अच्छे दिन थे। और उसमें ये गाज़ा और इजराइल वार भी बंद नहीं करवा सके, और जो रशिया और यूक्रेन जंग है वो भी बिल्कुल, यूक्रेन और रशिया की जंग, आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन के साथ मिनरल डील साइन हो चुकी है। आज सीज़ फायर की बातें हो रही हैं कि वो कह रहे हैं हम 30 डे करेंगे, वो कह रहे नहीं हम ज़्यादा का चाहिए। तो नेगोशिएशन चल पड़ी है। अब जब जंग इतनी लगी हो इतने साल से, कोई वीक एडमिनिस्ट्रेशन रही हो इन द पास्ट, तो अब आप ओवरनाइट तो चीज़ें रुक नहीं सकती। इन 100 दिनों में जो ट्रक ड्राइविंग के ऊपर उनका जो एग्जेक्टिव ऑर्डर आया है उसमें सिख कम्युनिटी खास करके पंजाबी कम्युनिटी के ऊपर इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि दूसरे किसी भी कारोबार में उन्होंने ऐसा नहीं कहा। प्रेसिडेंट ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, ये सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए नहीं आया, ये पूरी ट्रकिंग इंडस्ट्री के लिए आया है। इसमें हमारे पंजाब के भी लोग हैं, साउथ अमेरिका से भी हैं, अफ्रीका से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, कई लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते।
और उसमें ये नया कानून नहीं है, ये 1937 का ये लॉ है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा से अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ऊपर लेके आए। पिछले साल प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले 1 लाख साइटेशंस दी गई थी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वेबसाइट और उनके डेटा के हिसाब से 1 लाख वायलेशंस इशू करी गई थी जिन लोगों को इंग्लिश की डेफिशिएंसी थी और ड्राइवर्स के उन्होंने ये वायलेशंस दी थी, जुर्माने हुए थे और 1 लाख में से 4000 के जो लाइसेंस थे वो सस्पेंड भी किए गए थे। पर अब ये नया जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये कहता है कि लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो है ये इसलिए है क्योंकि आज एक जब आप 18 व्हीलर ट्रैक्टर ट्रेलर लेके जाते हैं जिसमें 80,000 पाउंड वेट है, उसे चलाने के लिए आपको बिल्कुल अंग्रेज़ी में सक्षम होना चाहिए, आपको रोड साइंस पढ़ने आने चाहिए, आपको इमरजेंसी में बातचीत कर सकनी चाहिए और ये एक सिक्योरिटी का भी इशू था। तो ये सिक्योरिटी के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं और अंग्रेज़ी आना, इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो आज हम ये जो बातें कर रहे हैं कि ये अब हो रहा है, ये हम आपके प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो यूथ, अब अपने यूथ पे आता हूँ कि जब हमारा यूथ यहाँ पे आ रहा है अमेरिका में तो अंग्रेज़ी सीखना और आना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमारे यूथ को यहाँ पे कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे फ्री में इंग्लिश के कोर्सेज़ दिए जाते हैं। तो हमारे यूथ को जब वो भारत से आते हैं, बजाय यहाँ पे रेफरेंडम की लाइनों में खड़े होके और पन्नू के पीछे लग के अपना टाइम बर्बाद करने की बजाय यहाँ पे मीम्स डालने में, बजाय यहाँ पे हिंदू सिख या अदर ये जो आजकल चल रहा है इसमें इन्वॉल्व होने की बजाय कम्युनिटी कॉलेज में जाएं और वहाँ पे जाके इंग्लिश के कोर्सेज़ लें। 2 महीने में आपको इतनी इंग्लिश सिखा देंगे कि आप आराम से साइन भी पढ़ सकोगे, किसी के साथ इंग्लिश में बात भी कर सकोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए। और इसमें हमारे जो गुरुद्वारे हैं, हमारे जो मंदिर हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फेल हो रही हैं। वो हमारे यूथ को ये नहीं, जब हमारा यूथ आता है आज इलीगल्स जब आ रहे हैं या लीगल भी जो आ रहे हैं, सबसे पहले वो वीकेंड पे संडे को कहाँ जाते हैं? वो मंदिरों में जाते हैं, वो गुरुद्वारों में जाते हैं। और हमारे गुरुद्वारों का फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे इनको ये रिसोर्सेज दिए जाएं कि आप इंग्लिश सीखें, या तो गुरुद्वारों में ही इंग्लिश की क्लासेस लगाई जाएं या बच्चों को ये डायरेक्ट किया जाए कि आप कोई कम्युनिटी कॉलेज में जाके इंग्लिश सीखें, क्योंकि जिस देश में भी आप जाओ वहाँ की ज़बान आना बहुत ज़रूरी है। इस कमेंट में पन्नू का जिक्र आया, मैं उस हवाले से ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब इतनी टेंशन बॉर्डर पे चल रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तो वहाँ जो गुरपत पंत पन्नू का बयान है कि इंडिया के जो सिख फौजी हैं वो भारत के लिए ना लड़ें, तो इसमें आप शॉर्ट सी टिप्पणी क्या देंगे? गुरपतवंत सिंह पन्नू को तो अमेरिका का सिख नहीं मानता। वो तो इस वक्त वो तो जहाँ उसको मौका मिलता है वो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कुछ बेहुदा से बयान दे देता है। और यही उसने फिर किया है कि यहाँ बैठ के और पाकिस्तान की किसी टीवी चैनल पे जाके, और वो पाकिस्तान की टीवी चैनल को भी यही चाहिए कि कोई आ जाए तो हमारी टीआरपी रेटिंग बढ़ जाए, तो उन्होंने उसे बुला लिया और ये वहाँ चला गया। आज भी सिख रेजिमेंट भारत की सबसे आगे रहेगी, आज भी सिख भारत के साथ खड़े हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए कि 80 और 90 के दशकों में भी जब सिख नौजवानों को भड़का के उनको वर्गला के पाकिस्तान ले जाया जाता था ट्रेनिंग पे, तो उनको 2 AK-47 और 4 हैंड ग्रेनेड दे के वापस भेज दिया जाता था कि खालिस्तान बनाओ। ऐसे खालिस्तान बनता है? ये तो सिर्फ शरारत थी। फिर पंजाब में ड्रग्स भेज के पंजाब को बर्बाद किया। फिर बेनज़ीर भुट्टो की जब सरकार आई तो जिन की ट्रेनिंग करी गई थी पाकिस्तान में जो सिख नौजवानों की, उनकी पूरी लिस्ट ला के राजीव गांधी को दे दी गई। और उस टाइम की गवर्नमेंट ने, उस कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस टाइम सिख बच्चों को चुन चुन के पंजाब में मारा, क्योंकि पाकिस्तान ने सारी लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी। ये भी कारण है क्योंकि आप सोचिए कि पन्नू साहब की जो गाड़ी है वो वाघा बॉर्डर पे जाके रुक जाती है। जब ये खालिस्तान की बात करते हैं तो ये कहते हैं हम दिल्ली से लेके पंजाब तक हम बनाएंगे। पर महाराजा रंजीत सिंह का जो राज है, जिसको ये कहते हैं कि वो हमारा मॉडल है खालिस्तान का, वो तो सतलज के ऊपर था। वो सारा इलाका तो पाकिस्तान में, उस खालिस्तान की बात ये करते नहीं है। और पाकिस्तान भी ये जानता है कि सिख कल को वो इस बात को वो उठाना चाहते ही नहीं है। तो वापस आऊँ मैं आपको लेके फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के 100 डेज़ ख़त्म होने के साथ ही उन्होंने एक बड़ी रीशफल की है। अपने NSA को उन्होंने
यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर बना दिया और अपने जो उनके विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनको उन्होंने एनएसए के साथ में एडिशनल चार्ज दे दिए। इस बात जो ये तब्दीली, इसको कैसे देखते हैं? व्हाट कुड बी द रीज़न? क्योंकि इसमें जो एनएसए हैं मार्क वाल्ट्ज, वो प्रो इंडिया थे और एंटी चाइना थे। क्या इसमें कोई इस तरह की लॉबिंग हुई है या कैसे देखते? नहीं, मैं बिल्कुल इसे लॉबिंग नहीं मानता। जो पहले नॉमिनी थी, जो जिनको की कांग्रेस वुमेन थी, वो स्टेफना, उनको यूनाइटेड नेशंस के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने चुना था। पर उसमें ये आ रहा था कि अगर वो यूनाइटेड नेशंस की एम्बेसडर बनती हैं तो रिपब्लिकन्स की कांग्रेस में एक वोट कम होती थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए उनका नाम वापस लेके और प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई विश्वसनीय, कोई अपना खास चाहिए था जो उस पोजीशन पे यूनाइटेड नेशंस में एज एम्बेसडर की पोजीशन पे जा सके। तो उन्होंने वॉल्ट्स को चुना है। वो उनके ट्रंप के बहुत करीबी हैं और एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उन्होंने बहुत अच्छा भी काम भी किया है। और मैं समझता हूँ उनकी लॉयल्टी जो है वो है, अगर वो प्रो इंडिया है तो वो प्रो इंडिया ही रहेंगे, भले वो एम्बेसडर भी बनते हैं। और मैं समझता हूँ ये और भी अच्छी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स का यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर अगर प्रो इंडिया है तो भारत के लिए बहुत अच्छी एक बात है। पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो नियुक्तियाँ करी हैं वो प्रो अमेरिका देख के उन्होंने करी है कि वो बंदे को पहले प्रो अमेरिका होना चाहिए। और मार्को रूबियो को ये इंटरिम में ये नया पोजीशन दी हुई है जब तक कि वो वॉल्ट्स की जगह कोई नया पर्सन नहीं नियुक्त करते। लास्ट एंड शॉर्ट कमेंट, इंडिया का मीडिया ये बहुत बार कह चुका है कि जो पाकिस्तान के टैंक है वो भी बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं और उन्होंने डिवाइड कर दिया है ब्लॉक्स में कि ये कंट्री जो है वो पाकिस्तान की फेवर में है और ये 5 कंट्री जो वो इंडिया की फेवर में। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं दोनों भारत के मीडिया को और पाकिस्तान के मीडिया को बहुत ही, दोनों देशों की जो मीडिया है बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर कहूँगा, क्योंकि ये दोनों अभी तक मैच्योर हो ही नहीं सके। और ये मुझे कई बार दुख भी होता है कि 75 साल से इन दोनों मुल्कों ने कुछ नहीं सीखा। आज हम यूरोप जाते हैं, फ्रांस से जर्मनी, जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड से ऑस्ट्रिया, आप पूरे यूरोप में ड्राइव करके वीज़ा बगैर जाते हैं और पूरा इकॉनमी चल रही है। आप यूरोप छोड़ो, मैं अभी मिडल ईस्ट में, आप दुबई से आबू धाबी होते हुए दोहा, सऊदी अरेबिया, उधर से बहरीन, दुनिया सारी कनेक्ट हो रही है और हम 75 साल से वही हिंदू मुसलमान वहीं पे अड़े हुए हैं। कोई हमारा फ्यूचर नहीं, ये हम वहीं फंसे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप है उन्होंने तो मैच्योरिटी दिखानी है। मीडिया जो मर्जी कहता रहे, आज हमारे टैंक चले गए, कल हमने ये कर दिया, उधर से वो बोले हम न्यूक्लियर चला देंगे, लेकिन लीडरशिप्स जो हैं उनको इस वक्त बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना पड़ता है। बट जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं ये इसी तरह मारते रहे, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। बिल्कुल, इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने ज़रूर टेररिज्म किया है और ये उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कबूल किया अपने एक इंटरव्यू में कि हाँ, पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता रहा है वेस्ट के कहने पे या अमेरिका के कहने में। और ये छुपी बात नहीं है, पाकिस्तान टेररिज्म के फाटा लिस्ट में भी रहा है, फिर उन्होंने उसको ठीक भी किया है। पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में अभी तक सबूत जो हैं वो पुख्ता तौर पे बाहर नहीं आए हैं। अभी तक है, उंगलियां उठ रही हैं, पर अभी तक सबूत नहीं आई हैं। एक इसका कारण ये भी हो सकता है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं वो अभी तक सबूत की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा अटैक करने से पहले आपको ज़रूरी होता है कि बाहर जो ताकतें बैठी हैं, अमेरिका है, रशिया है, इन सबको साथ में लेना, इज़राइल है, मोसाद है, सबकी इंटेलिजेंस को साथ में लेना। और ये कंट्रीज़ जब ही साथ में आएंगे जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत होगा। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो कोई सबूत अभी तक चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि ऑल आउट वॉर होगा। एक्शन ज़रूर हो सकता है, वो भी अगर सबूत है ठोस तो। बहुत शुक्रिया जसदीप जी। पाकिस्तान और इंडिया में चल रही टेंशन जंग के रूप में बदलती है या इसका कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकलता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। परंतु प्रेसिडेंट ट्रंप के 100 दिनों में आलोचना भी हो रही है, उनकी हमायत भी की जा रही है। आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़
अमेरिका की इकॉनमी और अमेरिका के इमेज को कहाँ तक लेके जाती है, ये देखना होगा और इस पे हम फिर प्रोग्राम लेके आएंगे। फ़िलहाल अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।